हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 10 को पढ़ेंगे। इसमें हम नैतिक अर्थव्यवस्था मोरल इकोनॉमी क्या होती है इसको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, नैतिक अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है सबसे पहले अंग्रेजी इतिहासकार ई.पी. थॉमसन ने दिया था। तो ये याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आने लायक बिल्कुल पॉइंट है। ठीक है, कि एग्ज़ाम में कि नैतिक अर्थव्यवस्था क्या की जो अवधारणा है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। नैतिक अर्थव्यवस्था का देखिए तात्पर्य है एक न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में कोई गरीब कोई अमीर है, सभी लोग, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो भूखा सो जाए। ठीक है, यानी चीज़ों के दाम इतने सस्ते होने चाहिए कि गरीब से लेकर अमीर तक सभी तक उसकी पहुंच हो जाए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की महंगाई को बढ़ाते समय सरकार द्वारा इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि क्या सभी तबके तक इसकी पहुंच है या नहीं, यदि वो बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए तो। ठीक है, अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है उत्पादन, वितरण और खपत की एक व्यवस्था। यह मुद्रा और धन पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यानी जो आर्थिक नियम है, नियम के आधार पर जो अर्थव्यवस्था चलती है, मांग और पूर्ति के आधार पर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। लेकिन नैतिक अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस चीज़ की महंगाई हम बढ़ा रहे हैं, क्या वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, यानी जो बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो जिसके बिना व्यक्ति नहीं जी सकता, उसकी महंगाई को इतना ज़्यादा न बढ़ाया जाए कि उसकी पहुंच सभी तबके तक ना हो पाए। ठीक है, यानी एक सर्विसमैन है, वो लगभग 50,000 पा रहा है। ठीक है, और वहीं पे कोई छोटा सर्विसमैन वो 30,000 पा रहा है। कोई भिक्षा मांगने वाला है, वो दिन के 100 या 50 ही कमा ले रहा है। ठीक है, या फिर कोई बहुत बड़ा व्यापारी वो 1 करोड़ रोज़ कमा रहा है। तो जो मूल्य है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिए हमको बढ़ाना है कि जो बिल्कुल निचला तबका है, जो भिक्षा मांग रहा है, क्या उसके पास भी वो चीज़ पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो अब नए मोरल इकोनॉमी का प्रचलन विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जब से उत्तर आधुनिक समाज चला है तब से। तो सीधे शब्दों में आप ये याद रखिएगा कि मोरल इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो वस्तुओं का मूल्य है वो उसके आधार पर ही तय किया जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, यानी केवल धन कमाना ही व्यापार का मकसद ना हो, बल्कि व्यापार का मतलब जो है वो चीज़ों की खपत करना है और प्रत्येक वर्ग तक इसकी खपत होनी चाहिए। ठीक है, तो मोरल इकोनॉमी में क्या होता है कि व्यक्ति पैसे के लिए ही केवल कार्य नहीं करता, यानी जब सरकार किसी चीज़ की महंगाई को बढ़ाती है तो उस पर विचार किया जाता है, नैतिक रूप से भी विचार किया जाता है कि क्या प्रत्येक वर्ग तक जो है ये चीज़ पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। ठीक है, यानी हमको दाल का रेट यदि बहुत ज़्यादा करना है तो हम ये देखेंगे कि क्या प्रत्येक व्यक्ति इस तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके शरीर को बहुत ज़रूरत है, जिसके बिना कार्य ना होता हो, उसके रेट को उतना ही हाई किया जाएगा कि जो निचला तबका है उस पर भी ये चीज़ पहुंच जाए, उसके पास भी ये चीज़ पहुंच जाए। ठीक है, और वो भी आसानी से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, फिर देखिए, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रही चिंताओं ने इस शब्द को जन्म दिया। यानी जो आर्थिक क्षेत्र में चिंता बढ़ रही है कि कोई 1 करोड़ रोज़ कमा रहा है, कोई 100 रुपये ही रोज़ कमा रहा है, तो क्या उस 100 रुपये में वो अपने फैमिली के लिए आटा चावल और जितनी भी चीज़ें हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है उसको वो खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हुए ही रेट को बढ़ाया जाता है। थॉमसन ने बाजार में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित करने एवं सामंती अधिकारों को नियंत्रित करने हेतु, ठीक है, सामंती अधिकार का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स वगैरह होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा, जो व्यक्ति मालिकाना हक रखते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे सरकार क्या है, सरकार हमको जॉब देती है, हमको रोज़गार दे रही है, हम अपना कार्य कर रहे हैं और एक ऐसा जाल बना हुआ है जिसके आधार पर हमको प्राप्त हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो सामंती अधिकार को भी नियंत्रित किया जाएगा इसमें कि सामंत ये नहीं हो सकता किसी भी चीज़ को कितना भी ज़्यादा हाई रेट में बेच दें उसको लोगों तक। ठीक है, तो इसमें सामंती अधिकारों पर क्या किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा कि आप जो आवश्यक वस्तु हैं उसके मूल्य को उतना ही रखिए कि जो निचला तबका है उसके पास भी ये चीज़ पहुंच जाए। ठीक है, 18वीं शताब्दी में एक सामान्य राजनीतिक सांस्कृतिक प्रदर्शन के रूप में इसका विकास हुआ था।
नैतिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखिए क्या है। मानवीय हित को सर्वोपरि मानते हुए जन कल्याण नीतियों की स्थापना करना। इसमें देखिए मानवीय हित को सर्वोपरि माना जाता है। ये उत्तर आधुनिक विचारधारा है। यदि एग्जाम में आता है कि जो मोरल इकोनॉमी है वो आधुनिक विचारधारा है या फिर उत्तर आधुनिक विचारधारा, तो बिल्कुल बिना कन्फ्यूज हुए आप इसको उत्तर आधुनिक विचारधारा के रूप में लगाएंगे। ठीक है, तो मोरल इकोनॉमी क्या है? उत्तर आधुनिक विचारधारा। मानवीय हित को सर्वोपरि इसमें माना जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि बस पैसे ही कमाने हैं, ये चीज़ है, इसके बिना व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता, तो इसके रेट को बहुत हाई कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो बिल्कुल गरीब तबका है उसके पास वो पहुंच ही नहीं पाएगा, जो बहुत पैसे वाले हैं वो डबल रेट में उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मानवीय हित इसमें सर्वोपरि है। यह एक नवीन आर्थिक विचारधारा है। ये नवीन विचारधारा ये भी याद रखिएगा जिसमें स्वतंत्रता और समानता जैसे नियमों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर देखिए आर्थिक क्रियाओं में समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना पर बल दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें साम्यवाद और समाजवाद की स्थापना पर बल दिया जाता है। जैसे साम्यवाद में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार कार्य करेगा और इसको आवश्यकता अनुसार वेतन मिलेगा। ठीक है, तो उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। समाजवाद में व्यक्ति कार्य करेगा और कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें समानता और बंधुत्व और प्रभुत्व जो समाज का है वो दिखता है। ठीक है, तो ये कैसी विचारधारा है? समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा। मोरल इकोनॉमी क्या है? समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा, ये भी याद रखिएगा। आर्थिक संसाधनों के वितरण में नैतिक मूल्यों का प्रयोग, यानी आर्थिक संसाधनों का जो वितरण है वो इस ढंग से इसके नियम बनाया जाए कि महंगाई इतनी कम की जाएगी कि जो निचला तबका है उसके पास भी रोटी कपड़ा और मकान पहुंच सके। ठीक है, साझेदारी एवं भागीदारी दृष्टिकोण विकसित करना, यानी इसमें प्रत्येक व्यक्ति की साझेदारी और भागीदारी का दृष्टिकोण होगा। ठीक है, फिर देखिए थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आता है। लाबोला क्या है? लाबोला एक ऐसी प्रथा है जिसमें वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को कंबल और भेड़ी भेंट की जाती है। देखिए जैसे हमारे यहाँ दहेज दिया जाता है शादी में, उसी तरह से लाबोला एक दहेज की प्रथा है। इसको दहेज की प्रथा के रूप में देखिए। इसमें वर पक्ष की, जैसे हम लोग हमारे यहाँ क्या होता है वधु पक्ष देता है, लेकिन यहाँ पे वर पक्ष वधु पक्ष को कंबल और भेड़ी भेंट में देता है। ठीक है, फिर देखिए कूला विनिमय प्रथा, ये मेलिनोव्स्की की अवधारणा है। इसमें शंख से बने हुए आभूषण एक समुदाय से दूसरे समुदाय को दिए जाते हैं। ठीक है, और ये इस बात का प्रतीक है कि समुदाय के लोग किस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध रखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये जो सफ़ेद शंख के हार और लाल शंख के बाजूबंद, जिसको कूला बोलते हैं। ठीक है, तो कूला को क्या करेगा, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देगा, दूसरा जो है तीसरे को। इस तरह से पूरे गाँव में हर एक व्यक्ति के पास ये चीज़ें पहुँच जाएंगी और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को ये भेंट करेगा उसके यहाँ से ही वो विनिमय संबंध रख सकता है। ठीक है, विनिमय कैसा? विवाह का विनिमय, संबंधों का विनिमय। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है। और जब किसी व्यक्ति से गांव के लोग नाराज़ हो जाते हैं तो उसके पास वो कूला नहीं पहुंचता। तो इससे क्या होता है कि वो समझ जाता है कि गांव के लोग मुझसे नाराज़ हैं। फिर वो जाकर लोगों से कन्फेशन करता है कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई, और इसके एवज में बाद में उसको भोज वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, तो कूला इस तरह से होता है कि समाज के लोग हमसे नाराज़ हैं या खुश हैं और किससे हम विनिमय संबंध रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए कूला को बनाया गया है। फिर देखिए वासी क्या है? ये भी मेलिनोव्स्की की अवधारणा है। वासी का तात्पर्य है गांव में विनिमय का तरीका। ठीक है, देखिए पहले ऐसा नहीं था कि पैसे थे, बैंक अकाउंट था कि ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा कुछ नहीं था। पहले की जो समाज है, जो जनजातीय समाज है जिसमें मेलिनोव्स्की ने अध्ययन किया, उसमें उन्होंने देखा था कि जो आधुनिकता से बिल्कुल वो लोग परे हैं। ठीक है, तो गांव में जो विनिमय होता था, कैसे होता था, किस तरह से समाज चलता था, व्यवस्था होगी तभी समाज चलेगा। तो गांव में एक ऐसी व्यवस्था बनाएगी कि कार्यों का विनिमय होगा, मुख विनिमय होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ों के विनिमय की बात की गई थी। तो देखिए याम इसके अंतर्गत, ये इसी के अंतर्गत है, याद रखिएगा। याम का मतलब होता है फसल का विनिमय। ठीक है, यानी हमारे यहाँ गेहूँ हुआ है, आपके यहाँ चावल हुआ है, चलिए आप हमारे यहाँ से आधा गेहूँ ले लीजिए, आप हमको आधा चावल दे दीजिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ गेहूँ और चावल दोनों हो जाएंगे। तो इस तरह से याम होता है तो फसल का विनिमय। जिसके यहाँ जो फसल नहीं होती थी वो चाहे तो दूसरे से अपनी फसल को देकर उसकी फसल ले लेता था। ठीक है, फिर देखिए संगाली का मतलब होता था मछली का विनिमय। ठीक है, यानी किसी के पास छोटी मछलियाँ थी तो उसको बड़ी मछली चाहिए थी, या फिर किसी के यहाँ दूसरे प्रकार की मछली है उसको अलग प्रकार की मछली चाहिए थी। ठीक है, तो क्या करता था, आधी मछली उसको देकर बाकी उसके यहाँ की आधी मछली ले लेता था। ठीक है, तो उसके यहाँ क्या होता था, वो दोनों ही प्रकार के मछलियों का स्वाद ले लेता था, या फिर उसको जो स्थानीय बाज़ार होता है उसके आधार पर वो उसको यूज़ करता था। ठीक है, तो संगाली का मतलब याद रखिएगा मछली का विनिमय, याम का मतलब होता था फसल का विनिमय, और वासी
ये अवधारणा भी मेलिनोव्स्की की है, ठीक है। कूला विनिमय प्रथा ये भी मेलिनोव्स्की की, वासी विनिमय प्रथा ये भी मेलिनोव्स्की। फिर देखिए गिमवाली का मतलब क्या होता है। गिमवाली मतलब होता है मुद्रा रहित विनिमय, ठीक है, यानी कार्य का विनिमय। आप हमारे यहाँ ये कार्य कर दीजिए, हमारे यहाँ आप हम आपके यहाँ वो कार्य कर देंगे, ठीक है। तो ये मुद्रा रहित विनिमय होता था। या फिर किसी सामान का विनिमय होगा, हमारे यहाँ ये फसल हुई है, आपके यहाँ वो फसल हुई है, चलिए बीच में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। पोकला का मतलब होता है इसके अंदर का जो मुखिया होता था गांव का, उसको भेंट की जाती थी। जैसे मान लीजिए गांव के लोग आपसे नाराज़ हैं, कूला आपके पास नहीं पहुंचा, तो आप यदि अपनी छोटी सी गलती की है तो आपको भोज देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप गांव के मुखिया को ही क्या करेंगे, किसी उपहार को भेंट करेंगे, तो लोग आपसे फिर से रिलेशन बनाए रखने लगेंगे, ठीक है। तो पोकला का मतलब होता था गाँव के मुखिया को वस्तुएं भेंट करना। मूक या शांत विनिमय, मूक विनिमय या फिर शांत व्यापार किसको बोलते थे, कार्य विनिमय को मूक विनिमय कहते थे। देखिए हमारे यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से वो कार्य करवा लेंगे जो उस कार्य को अच्छे से कर सकता है, और जिस कार्य में हम माहिर हैं हम उसके यहाँ जाकर वो कार्य कर देंगे। इस तरह से क्या होता था, कार्य का विनिमय होता था। पूंजीवाद और समाजवाद एक दूसरे के विरोधी है। देखिए पूंजीवाद जो है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड थिंक है, ठीक है, और जो समाजवाद है ये क्या है, ये व्यक्ति हित पर बल देता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के तक चीज़ों की पहुंच होनी चाहिए, ये इस पर बल देता है। और जो पूंजीवाद है वो क्या कहता है, एक व्यक्ति बहुत धनी है, एक व्यक्ति बहुत निर्धन, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा खा रहा है, एक व्यक्ति बिल्कुल किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वो एक दूसरे के विरोधी हैं, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। फिर देखिए समाजवाद क्या है। समाजवाद, इसमें क्या होता था, उत्पादन और वितरण दोनों साधनों पर समाज का वर्चस्व होगा। तो आपने देखा था कि पूंजीवादी व्यवस्था से सीधा साम्यवाद नहीं आएगा, बल्कि समाजवाद भी आएगा बीच में, क्योंकि रातों रात पूंजीवाद से समाजवाद नहीं आएगा ना, तो बीच में एक ऐसी संक्रमणकालीन अवस्था आएगी समाजवाद की। और वो कौन सा समाजवाद होगा, देखिए उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का वर्चस्व होगा, पूरे समाज का वर्चस्व हो जाएगा, और सभी को समान कार्य पर समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। सभी अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता अनुसार क्या मिलेगा, और कार्य के अनुसार वेतन, क्षमता अनुसार कार्य, कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा इसमें। तो इसमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है साम्यवाद और समाजवाद में। साम्यवाद में क्या होता था कि क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वेतन, और समाजवाद में क्षमता अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन होता था। साम्यवाद में देखिए क्या होता था, इसमें उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का प्रभुत्व, ठीक है, उसमें समाज का होता था, यानी वो अनौपचारिक था, ठीक है, ऐसे ही समाज के लोग अपना करने लगे थे। लेकिन यहाँ पर औपचारिक हो गया पूरी तरह से, ठीक है, प्रमाण सहित राज्य का प्रभुत्व हो गया हर चीज़ पर, ठीक है। अब किसी व्यक्ति पर प्रभुत्व नहीं होगा, सब कुछ सरकारी हो गया है। सभी अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे और कार्य के अनुसार वेतन मिलेगा, ठीक है। सर यहाँ कार्य के अनुसार नहीं होगा, यहाँ पर आवश्यकता अनुसार होगा, ठीक है। तो ये आप इसको काट दीजिएगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता अनुसार उनको वेतन मिलेगा, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति बहुत दुर्बल है, बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको कम मिलेगा, उसकी आवश्यकता जितनी होगी वो उतना ही ज़्यादा पाएगा, ठीक है। और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है तो ऐसा नहीं उसको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, उसकी आवश्यकता जितनी होगी उतना ही मिलेगा। इस तरह से समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर क्या होगा, न्यायपूर्ण वितरण हो जाएगा वो। ये भी मोरल इकोनॉमी है। साम्यवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है। साम्यवाद को मार्क्सवादी समाजवाद भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं और इसको मार्क्सवादी समाजवाद भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे, ठीक है। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट यदि आपने नहीं देखा तो कुछ वीडियोस आपसे छूट जाएंगी, फिर आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है, और इसमें क्या होता है कि जब पूरा आप पढ़ेंगे तो ही आपकी पूरी तैयारी होगी, वरना आपकी जो पोर्शन है वो छूटेंगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।